Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this tutorial I have to discuss enterprise resource planning. Enterprise resource planning एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि एक एंटरप्राइज में मौजूद तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जितने भी उसके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम को कंट्रोल करता है। उन तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है इन द फॉर्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि एंटरप्राइज में मौजूद जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम की एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैनेज करता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को कहा जा सकता है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसका काम एंटरप्राइज में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, चाहे वो प्लानिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स, मार्केटिंग, इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंसोलिडेट कर देना, एक ही डिपार्टमेंट, इन तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कर देना, एक एंटरप्राइज के अंदर इन तमाम को इकट्ठा कर देना, इन तमाम की एक्टिविटीज़ को एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की ही एक्टिविटी होती है। इसके अलावा क्योंकि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता है, तो इस वजह से जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तमाम की डेटा बेसिस को कंबाइन कर दिया जाता है, एक ही सेंट्रलाइज डेटा बेस बना दी जाती है और उस सेंट्रलाइज डेटा बेस को तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एक्सेस कर रहे होते हैं, उसी सिंगल एक डेटा बेस को। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आपकी में जितनी भी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं, मैनुअली परफॉर्म की जा रही होती हैं, उनको ऑटोमेट कर देता है, उन तमाम टास्क को ऑटोमेट कर देता है ताकि बिजनेस प्रोसेसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है कंप्लीट किया जा सके। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बगैर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि कस्टमर है। कस्टमर ये एक एंटरप्राइज़ है, एक एंटरप्राइज़ के साथ कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है। लेट्स से उसने कुछ पार्ट्स खरीदने हैं तो वो उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है। वो जो भी ऑर्डर है वो सेल्स डिपार्टमेंट को मिल रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट फिर वही जो उसने ऑर्डर किया है वो उसे शिप करके देगा, वो उसे ऑर्डर जो है वो उसे प्रोड्यूस करके उसे डिलीवर करेगा। और इसके अलावा बाकी भी आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है, परचेसिंग डिपार्टमेंट अलग है, इसके अलावा वेंडर्स जो हैं जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो अलग है। तो हर एक अपना अपना रिकॉर्ड, ये देखें सेल्स डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड अपने पास अलग से मैनेज कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग मैनेज कर रहा है, परचेसिंग डिपार्टमेंट अलग, वेयर हाउसेज के इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो है वो अलग से चीज़ों को डील कर रहा है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से पहले तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं, हर एक का अपना डेटा अलग होता है और ख़ुद से अपना डेटा जो है वो मैनेज करते हैं। तो वही डेटा एक ही है लेकिन वो अलग अलग जगहों पे उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो मौजूद होती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अगर ना की जाए तो उससे पहले की ये बात है, लेकिन अगर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ किया जाए तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये डिफरेंट वेज में इनको यूज़ किया जाएगा। टिपिकल बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है कि हर एक बिज़नेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट वर्किंग यूनिट्स होते हैं। वो वर्किंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, ताकि इफेक्टिवली आपका बिजनेस जो है वो इनहेंस हो सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है उसका दारोमदार इस बात पर होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हों, जितना डेटा एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से लेना है वो इफेक्टिवली ले सके, अपना डेटा उसको प्रोवाइड कर सके ताकि एक एंटरप्राइज से इफेक्टिवली वर्क कर सके। टोटल बिजनेस जो होता है वो तमाम प्रोसेसेस की, तमाम फंक्शनल यूनिट्स की, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना वो इजीली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जितनी उनके दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो इजीली कंप्लीट हो रहा होता है, इतना ही वो जो है बिज़नेस इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। लेकिन ये सिस्टम जो होता है जो कि डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ पे मुश्तमिल होता है, हर डिपार्टमेंट अपना काम अलग से कर रहा होता है, अलग से डेटा को मैनेज कर रहा होता है, इसे हम डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का सिस्टम भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि इनकाउंटर किए जाते हैं। वो ये कि हर डिपार्टमेंट अपना डेटा क्योंकि अलग मैनेज करता है तो इसके लिए हमें हर एक का डेटा जब हमें चाहिए होता है कलेक्टिवली एक ही जगह पे चाहिए होता है तो फिर यूँ हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट मुझे कुछ और डेटा दे रहा हो, एक डिपार्टमेंट मुझे कुछ और डेटा दे रहा हो, तीसरा डिपार्टमेंट मुझे कुछ और डेटा दे रहा हो, तो मतलब आपका डेटा जो है वो करेक्ट नहीं होता, इंटेग्रिटी नहीं होती डेटा में, डेटा आपका एक्यूरेट नहीं होता। और एक्यूरेट ना होने की वजह क्या होती है क्योंकि डेटा डुप्लीकेट हो रहा होता है। एक डिपार्टमेंट के पास डेटा वही है, लेट्स से कि आज के दिन में जो हमारी
जब हमारे पास आर्डर आए हैं, लेट से सेल्स डिपार्टमेंट के पास वो ये है कि उसके पास सिर्फ 100 आर्डर्स आज के दिन में आए हैं, जो हमारे पास लेट से कोई और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पे भी अगर यही डेटा गया है तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कि वहाँ पर आज हमारे पास 50 आर्डर्स आए हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने पास अलग अलग डेटा मैनेज कर रहा है। इस वजह से आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के पास हो सकता है कि डेटा इनकॉन्सिस्टेंट हो, हर एक के पास अलग अलग डेटा की कापी मौजूद हो। तो इनकॉन्सिस्टेंसी और डुप्लीकेशन ये एक मेजर जो है वो डिसएडवांटेज होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से आता है। सेकंड, इसका जो डिसएडवांटेज होता है कि ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर, क्योंकि ये चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहा होता, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके अलावा जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए होती है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट से इकट्ठी करके फिर हमने रिजल्ट जनरेट करना होता है। कुछ लेट्स से बिजनेस का जो भी CEO है उसने कुछ डिसीजन लेना है, तो वो 2 डिपार्टमेंट से डेटा लेगा, उन डेटा को लेने के बाद वो कुछ डिसीजन ले रहा है। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से वो ये डेटा लेगा कि कितनी इन्वेंट्री लगी है, मुझे ये इतनी इनकम, इतने पैसे जो है, इतनी सेल्स जनरेट करने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट से वो ले रहा है डेटा कितनी सेल्स हुई है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से ले रहा है कि वहाँ पे इन्वेंट्री पे मेरा कितना खर्च हुआ है। तो ये 2 डिपार्टमेंट से डेटा लेगा और फिर नेक्स्ट डिसीजन लेगा कि मुझे फर्दर इस चीज़ को डेवलप करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें 2 अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा को कलेक्ट करके लाना है और फिर उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेना है, तो डेटा को इंटीग्रेट करना अलग अलग फंक्शनल यूनिट से उनको इंटीग्रेट करके और फिर नेक्स्ट आपने जो भी लेना है, ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ये कम्प्लेक्सिटी को भी ऐड कर देता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में से डेटा को कलेक्ट करके लाना और फिर उसकी बेस पे कुछ डिसीजन करना, ये हमारे लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा हाई इन्वेंट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट भी होती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। सेंट्रलाइज सिस्टम में अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स मौजूद हैं और ये हमारी एंटरप्राइज का इंटरनल आर्किटेक्चर है। सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये देखें डिपार्टमेंट सारे वही हैं, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद है, एक ही डेटा मौजूद है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी डेटा चाहिए तो उसने यहीं से लेना है, यहाँ पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी चाहिए तो उसने भी यहीं से लेना है, परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी चाहिए तो उसने यहीं से लेना है। तो ये बेसिकली एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम है जो कि इस चीज़ को इन्फोर्स करता है कि आपका जो भी डेटाबेस है, वो जो भी आपका सिस्टम है, बिजनेस का सिस्टम है, जो भी आपकी एंटरप्राइज है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे बेस करनी चाहिए बजाय इसके कि वो डिसेंट्रलाइज हो। सेंट्रलाइज सिस्टम में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि डेटा को जब मेंटेन किया जाता है तो वो एक सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख लें कि ये देखें तमाम डिपार्टमेंट्स का डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे मौजूद है। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जब भी डेटा एक्सेस करना होता है तो वो उनके लिए डेटा एक्सेस जब वो करते हैं तो वो उनको डेटा एक्सेस करना ईजी रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होती डेटा की, डेटा एक ही जगह मौजूद है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसकी कापीज मौजूद नहीं है, तो इससे ये होता है कि डेटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा। डेटा डुप्लीकेट नहीं है तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, हमेशा और हमेशा डेटा जो होगा वो एक्यूरेट होगा। सेकेंड, इसका एडवांटेज ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट को भी जो भी डेटा चाहिए वो रियल टाइम में फ़ौरन से डेटा एक ही डेटा बेस में से एक्सेस करके वो डेटा ले सकता है। इसके अलावा जो CEO होता है उसको मोर कंट्रोल होता है, वो जितने भी फंक्शनल यूनिट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर उसका कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा फोर्थ जो इसका एडवांटेज है वो ये कह सकते हैं कि इससे आपका जो बिज़नेस है वो भी ग्रो करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इन्हेंसमेंट आती है और आपका जो भी बिज़नेस के अंदर मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करती हैं। आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, आपका इन्वेंट्री इजीली मैनेज हो जाती है, आपने रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम जो है वो भी एक ही जगह पे मौजूद है, आपने रिकॉर्ड्स देखे तो वो भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो आपके बिज़नेस में भी ग्रोथ आती है और क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं वो आपका बिज़नेस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कस्टमर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन जो है वो इजी हो जाती है। आपकी जो थ्रूपुट है, थ्रूपुट मींस जो आप डेवलप करके दे रहे हो, जो कि एंटरप्राइज का मेजर फंक्शन है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे एरर्स नहीं आते हैं, डेटा हमेशा करेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली बिज़नेस में वो जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जब वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं तो ऑब्वियसली आपकी थ्रूपुट जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। ERP एप्लीकेशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि तमाम बिजनेस के फंक्शनल एरियाज़ को एक ही जगह पे इकट्ठा करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। वो जो एप्लीकेशन है, वो जो सॉफ्टवेयर है जो कि इन तमाम को इकट्ठा करके काम परफॉर्म कर रहा है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। हर एक को अलग अलग देखते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ERP का एक कंपोनेंट, एक मेजर कंपोनेंट है। इसका टास्क क्या होता है कि आपकी एंटरप्राइज में मौजूद जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है सिस्टम, उसको मैनेज करना। फाइनेंस में आप क्या कहते हैं कि आपका बिजनेस का लेजर क्या है, आपके अकाउंट्स की क्या कंडीशन चल रही है, आपने कितना अकाउंट में मनी जो है वो पेएबल है, कितनी आपने मनी अभी पे करनी है, कितनी रिसीवेबल है, कितनी अभी अपने कस्टमर से रिसीव करनी है और जो आपने रिसीव नहीं की है। ये फाइनेंशियल जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं यूजिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर आपकी एंटरप्राइज ऐसी है, अगर आपकी एंटरप्राइज ऐसी, नेक्स्ट जो ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का टूल है वो बिजनेस इंटेलिजेंस है कंपोनेंट। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपोनेंट एक ऐसा टूल होता है जो कि यूज़र को ये फैसिलिटी देता है कि वो सिस्टम को इंटेलिजेंटली यूज़ करते हुए फर्दर अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले सके। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड जो है जो सिस्टम के डेटाबेस में सेव है, उस रिकॉर्ड को देखते हुए यूज़र को डिफरेंट तरह की वो बेसिकली खुद से कहता है कि तुम अगर ये डिसीजन लोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज का एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट मींस कि ये लाजमी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये स्टैंडर्ड इस वजह से है क्योंकि ये यूज़र को हेल्प करता है ताकि जो उसने एनालाइज किया हुआ है वो एनालिसिस जो उसका है वो यूज़र के साथ शेयर करता है और यूज़र उसी एनालिसिस को यूज़ करते हुए फर्दर जो डिसीजन लेता है वो ऑर्गेनाइजेशन की उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस को फर्दर क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और ये बेसिकली सपोर्ट करता है यूज़र की डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग को यूज़र की, वो यूज़र कोई भी हो सकता है जो कि उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, चाहे वो कोई भी अकाउंटेंट है जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसने कुछ डिसीजन लेना है तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करते हुए ये टूल बेसिकली ये कंपोनेंट अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसको डिफरेंट तरह की प्रिस्क्रिप्शन देता है कि तुम इसको यूज़ करो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे हम लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं या फिर सिंपली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है, आपका मटेरियल जो भी आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है वो डिफरेंट मटेरियल्स को किस तरह से किस चेन से हो के आना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाएंगी कि उस प्रोसेस की स्केजुलिंग क्या होगी। ठीक है, हमने प्रोसेस को स्केड्यूल करना है कि वो मटेरियल किस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स इकट्ठे होकर उस प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, उसको प्लान करना, उसको स्केड्यूल करना, उसको फुलफिल करना और ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और बिज़नेस जो है उसकी इंटेग्रिटी को भी मैक्सिमाइज़ किया जा सके और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके यूज़र को सेटिस्फाई करके, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि क्या करता है आपके सिस्टम के अंदर मौजूद जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसको जितना भी फ्लो है उसका कि वो पहले क्या मटेरियल होगा, फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर नेक्स्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगी, उसका फ्लो ऑफ मटेरियल जो है उसको कंट्रोल करता है। किसको यूज़ करते हुए, प्लानिंग करते हुए प्लान करता है, स्केड्यूल करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से स्केड्यूल की जाएंगी, कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट होंगी ताकि यूज़र की सेटिस्फेक्शन जो है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है उसको बढ़ाया जा सके, यूज़र जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जा सके ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आती है प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग, प्रोडक्ट की स्केड्यूलिंग, आपकी डिमांड मैनेजमेंट की कस्टमर ने क्या डिमांड किया है, हमने उसको किस तरीके से कितने टाइम के अंदर कितने बजट के अंदर वो वाली चीज़ बना के देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, जब वो प्रोडक्ट डेवलप होगी तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है यूज़र तक, एंड यूज़र तक वो किस तरीके से पहुंचेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक का जो हम मैनेज कर रहे हैं वो किस तरीके से मैनेज करना है, उसके अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR मैनेजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है आपके सिस्टम का
एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सिस्टम का इसका मेजर फंक्शन होता है आपके सिस्टम के अंदर मौजूद, आपके बिजनेस के अंदर मौजूद जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना कि वो उन्होंने जो भी काम करना है वो इजीली परफॉर्म कर सकें, एम्प्लॉइज़ अपने एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकें। और जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है उसने चेक करना है कि उसकी पे जो है वो आ चुकी है उसके अकाउंट में, तो उसको ये वाला सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो चेक कर सके उसकी पे आ चुकी है। अगर किसी भी जो भी वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है तो वो भी हम इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे कि उसकी डेली अटेंडेंस कितनी है, कितने वर्किंग आवर वो काम करता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है ना, तो हम HR को भी मैनेज कर सकते हैं। जितने भी हमारे ह्यूमन के रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, उनको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र का जो पर्सनल सर्विस टूल होता है, उसी यूज़र का जो कि बिज़नेस के अंदर काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो टूल उसे ये फैसिलिटी देता है कि अगर उसने वो ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है, उसने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है तो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, अपनी पे को चेक कर सकता है, अपने वर्किंग आवर को चेक कर सकता है। इसके अलावा बाकी भी जितनी एक्टिविटीज़ वो कंट्रोल करना चाहता है वो उसको यूज़ करते हुए चेक कर सकता है सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसको यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को चेक करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाना है, जिस मटेरियल को यूज़ करते हुए वो प्रोडक्ट डेवलप होगी, वो मटेरियल, उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट के जितने टास्क हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है। ये चेक करता है कि हमने जो भी हमारे पास ऑर्डर कितने आए हैं, उस ऑर्डर को डेवलप करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट जो पार्ट्स चाहिए होंगे, जितने मटेरियल चाहिए होंगे, हमें उसके कितने मटेरियल रिक्वायर्ड है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, फिर उस मटेरियल की जितने की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरीके से हम ऑर्डर करेंगे, उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिर उनको प्लान करना, फिर उनको फोरकास्ट करना, फिर उसको डेवलप करके यूज़र तक पहुंचाना। ठीक है, ये तमाम एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में आती है। नेक्स्ट इज़ द इंटीग्रेशन। इन तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को, बिजनेस जितने भी प्रोसेसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे, HR मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑपरेशन थे, इन तमाम ऑपरेशंस को, इन तमाम कंपोनेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा करना, जो कंपोनेंट को इकट्ठा करता है उसे इंटीग्रेशन का कंपोनेंट कहते हैं। और ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के पैकेज का ही पार्ट होता है जो कि इन डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करता है ताकि जितने भी बिजनेस फंक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली एक ही जगह पे इजीली परफॉर्म किया जा सके। या फिर अगर हमने पूरे इन तमाम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ सिस्टम में सिक्योरिटी करके कुछ डेटा लेना है, तो वो हम इजीली ले सकें। ERP एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट 6 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होती है। ERP एवोल्यूशन क्या कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कितने वेज में जाके कंप्लीट होती है, किस तरीके से चेंज होती है, कितने प्रोसेसेस जो हैं वो वन प्रोसेस पहले आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और कितने प्रोसेसेस के बाद आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है। फर्स्ट वन इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें जिस एक्टिविटी का काम क्या होता है, इस एक्टिविटी में बिजनेस प्रोसेसेस और IT के प्रोसेसेस, IT की टेक्नोलॉजी मिल के काम करती है ताकि हमने जितना अपना स्टॉक मेंटेन करना है उस स्टॉक को मेंटेन कर सकें। वो स्टॉक क्या जिसको यूज़ करते हैं हमने किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, तो स्टॉक से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो परफॉर्म की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन्वेंट्री के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमने कितने टाइम के अंदर इस इन्वेंट्री को यहाँ पे प्रोड्यूस करना है ताकि हम उसको फर्दर अपनी प्रोडक्शन लेवल पे लेके जा सकें। उसके अलावा रिप्लेनिशमेंट टेक्निक्स और ऑप्शंस हमने किसको यूज़ करना है। मॉनिटरिंग आइटम यूसेज क्या है कि हमने हर आइटम को जो कि हमने इन्वेंट्री में लेके आए हैं, अपने स्टॉक में लेके आए हैं, उनको मॉनिटर करना कि वो किस तरीके से उनका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, रिकाउंसलिंग एंड इन्वेंट्री बैलेंसेस कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और इन्वेंट्री कितनी यूज़ हो जाएगी, इन दोनों के दरमियान बैलेंस कायम करना और रिपोर्ट्स जो है रिपोर्टिंग करना उस इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री आई है, इतनी इन्वेंट्री यूज़ होगी है, बाकी कितनी मौजूद है, इसकी तमाम की रिपोर्ट क्रिएट करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नेक्स्ट जो है वो काम होता है।
नेक्स्ट इज़ द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके दौरान हम मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, उसको हमने कहाँ से ख़रीदना है, उसकी कास्ट क्या आएगी, उसको स्केड्यूल कितने वे में किया जाएगा, कब वो पहुँचेगी, फिर कौन से लोग जो हैं वो बेसिकली एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, बिजनेस पर्सन कौन होंगे जो कि मटेरियल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। वो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है और ये सेकेंड फेज़ होता है। थर्ड इज़ द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं उसके लिए जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको प्लान करना। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट प्लानिंग को, जो भी हमने प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसको पहले प्लान करते हैं। वो प्रोडक्ट उसको कितने वो प्रोडक्ट जो है वो बनने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स चाहिए होंगे। जैसे कि अगर हमने एक लैपटॉप, एक कंपनी है जो कि लैपटॉप क्रिएट करती है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर उस लैपटॉप को करना है तो उसके लिए पार्ट्स परचेज, तो लैपटॉप्स के लिए हमें जितने पार्ट्स चाहिए, जैसे कि हमें CPU चाहिए, रैम चाहिए, लेट से हमारे पास जो ऑर्डर है जो हमने प्रोडक्शन अभी डेवलप करनी है वो 1000 लैपटॉप्स के, तो हर लैपटॉप के लिए पार्ट्स कितने चाहिए, कितने 1000 हमें CPU चाहिए होंगे, 1000 रैम चाहिए होंगे। उन पार्ट्स को परचेज करना, फिर उनको कलेक्टिवली एक जगह पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को डेवलप करना, एक लैपटॉप को डेवलप करना, उससे रिलेटेड वो तमाम एक्टिविटीज़ जो होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, पहले उसकी प्लानिंग करना, फिर उसके पार्ट्स को परचेज़ करना, फिर उसके पार्ट्स को परचेज़ करने के लिए हमें कितनी प्राइसिंग, हमें कितनी कॉस्ट जो है वो देना पड़ी है, उसको मैनेज करना, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री कंट्रोल से लेकर, यानी कि जो स्टॉक आया है उसको कंट्रोल करने से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के अंदर ही प्लान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को ग्रो किया जाता है ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट गेन किया जा सके। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो तमाम बिजनेस एक्टिविटी को इंटीग्रेट करते हैं, तमाम बिजनेस की एक्टिविटी जितने भी फंक्शनल यूनिट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके डिफरेंट तरह के जो है कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल था, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट टूल था, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स का टूल था। इन तमाम टूल्स को, इन तमाम फंक्शनल यूनिट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है ताकि यूज़र जो है उसको सेटिस्फाई किया जा सके जो प्रोडक्ट डेवलप की जाए। और इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है उनको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैनेज किया जाता है। जैसे कि ये तमाम चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, पार्ट्स परचेजिंग, इसके अलावा मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट मैनेजमेंट, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते ही मैनेज की जाती हैं। ओके, कास्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टोटल जो कास्ट है इस प्लानिंग की वो कितनी आती है सॉफ्टवेयर की? हार्डवेयर में 12%, सॉफ्टवेयर में 15%, ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ों में डिफरेंट कास्ट जो है वो कितनी आती है वो इस ग्राफ के थ्रू बताया गया है। ERP प्रोजेक्ट एंड टाइम, ERP प्रोजेक्ट और टाइम में बेसिकली डिस्टेंस क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा बड़ा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन 1 to 3 ईयर्स तक ले सकते हैं, या इससे ज़्यादा का टाइम भी ले सकता है, ईयर्स में जाएगा टाइम। लेकिन अगर हमने शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, शॉर्ट बेसिस पे हमने कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है, तो उसके लिए फिर जो भी ERP सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा वो स्मॉल कंपनीज़ वो यूज़ करेंगी, तो वो स्मॉल कंपनी 3 to 6 मंथ के अंदर उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन बेसिक जो चीज़ होती है वो हमने फोकस करना होता है हमारी जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी की तरफ एज़ कम्पेयर टू द टाइम पे हमें फोकस नहीं करना होता, बल्कि हमने जो भी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए है, चाहे वो जितना भी टाइम ले। हिडन कॉस्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ करते हैं जब बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है, तो कुछ कॉस्ट ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे जो हमें सामने नजर आती हैं, जैसे कि हमने कुछ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हिडन कॉस्ट होती हैं। हिडन कॉस्ट मीन्स मतलब वो हमें सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो बेसिकली वो कॉस्ट जो है वो भी हमारे सिस्टम में लगेगी। वो कौन सी होती है? यूज़र को हमने ट्रेन करना है कि वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। यूज़र कौन सा? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला कोई भी यूज़र, हमने उसको ट्रेन करना है कि उसने किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, उसकी ट्रेनिंग कास्ट, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो भी कास्ट है। इसके अलावा
आप कह सकते हैं कंसल्टेंट्स, हमने उसको डेवलप करने के लिए जितने कंसल्टेंट्स को हायर किया है, कंसल्ट करते हुए हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली उनको भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा स्टाफ है जो कि बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पे हमें नया स्टाफ हायर करना पड़ा है। ऐसा स्टाफ जो कि टेक्निकल स्टाफ हो, तो टेक्निकल स्टाफ जो है उसकी कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल स्टाफ। और फिर हमें वेट भी करना पड़ता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की जा रही है, क्या हमें उस पर रिटर्न भी इतना मिलेगा, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न कितना आएगा, उस पर वेट भी अच्छा खासा करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ ERP, इससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो कुछ फॉल्ट्स थे जो हमने देखे थे बिल्कुल स्टार्ट में, वो फॉल्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि डेटा जो है वो क्या होता है, काफ़ी डुप्लीकेट डेटा होता है, तो वो इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं हो रहा होता है, इंटीग्रेशन हुई होती है, तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे होते। इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है, तो आपके सिस्टम में फॉल्ट के एरर के जो चांसेस होते हैं, फॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये नहीं कह सकते ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा आपने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, कम टाइम लेगी, उसमें कम एरर होंगे, और जो भी टॉप मैनेजमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रही है उसको हम इन्वॉल्व करते हुए जब चीज़ों को डेवलप करेंगे तो वो जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट होगी, जो कमिट किया गया था वही चीज़ डेवलप होगी। इसके अलावा स्टॉक जो है रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉक जो कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए यूज़ किया गया था वो कम हो जाएगा। क्योंकि बेटर प्लान हमने किया हुआ था, तो प्लानिंग से क्या होगा कि फॉल्ट और एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हाँ जो टोटल स्टॉक यूज़ होगा वो भी कम होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, यूज़र सेटिस्फाई होते हैं, बिजनेस को एडवांटेज मिलते हैं, और आपकी जितनी भी डिमांड होती है सप्लाई एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तमाम इन्हेंस करती हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट होती हैं। ERP इम्प्लीमेंटेशन, IT प्रोजेक्ट्स जो हैं, IT प्रोजेक्ट्स की कंपनीज जो हैं वो ERP से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेते हैं, फिर उनको डेवलप करके उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे क्या होता है, बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से आपकी पूरी कंपनी के अंदर मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। पहले वो मैनुअल थी, अब वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाती हैं। आप प्लान करके हर एक चीज़ को चलते हो, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है दैट ऑल द की प्लेयर्स अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। जितने भी लोग इस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ करें या डेवलप करने में जो इन्वॉल्व है, उन्हें चाहिए है कि वो अंडरस्टैंड करें पहले हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, फिर उस स्कोप के लिहाज से, ऐसे नहीं कि स्कोप हमने बहुत छोटा सा नैरो सा स्कोप डिफाइन किया हुआ है और बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए। ऐसे भी नहीं होगा कि बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है तो उसको बिल्कुल ही नैरो डाउन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक IT रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है। ERP इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली 4 मेजर फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, उसको यानी कि उसके ऊपर ये प्लानिंग की जाती है कि हमने क्या डेवलप करना है। इनिशिएट करने के बाद नेक्स्ट उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की जाती है। डेवलप जब हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उसमें कुछ फॉल्ट्स आते हैं या फिर तो उन फॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है। कहीं पर कुछ मेंटेनेंस करनी है वो की जाती है। नया कोई कंपोनेंट इंटीग्रेट करना हो तो वो हम इंटीग्रेशन करते हैं। इससे रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन से? ये एक्सपेंसिव होता है, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में चला जाता है इसको डेवलप करना। समटाइम्स इसमें रिस्क भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि क्या वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने कहा था क्या पता वो उस लिहाज से डेवलप ना हो, तो इतना टाइम इतना बजट लगा है और फिर ये एक रिस्क होता है कि फिर वो जो एग्जैक्ट चाहते थे वो डेवलप भी ना हो। इसके अलावा इट विल टेक सो मच टाइम एज आई डिस्कस कि वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो 1 से 3 साल लेगा, अगर छोटा है तो फिर उस लिहाज से 6 मंथ 9 मंथ का टाइम लेता है। और ये भी एक रिस्क होता है कि क्या उसे कंपनी एक्सेप्ट करेगी, क्या कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था या फिर नहीं था। ओके, इसके फेलियर के चांसेस क्या होते हैं कि समटाइम जो डेवलपर होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है वो एग्जैक्ट सिस्टम का स्कोप नहीं समझ पाते। उन्होंने डेवलप क्या करना है, वो जब रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं तो ना तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझ पाते हैं कि हमने क्या डेवलप करना है, वो किस लेवल का कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, ना वो उसकी, या फिर समटाइम ये होता है कि वो उसकी एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो प्लानिंग डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो होनी चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो फिर क्या
होता है कि आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम टोटली फेल डाउन हो जाता है। ओके ये भी हो जाता है कि अफेक्टेड एम्प्लॉयज इन द प्लानिंग, फेलियर टू इन्वॉल्व अफेक्टेड एम्प्लॉयज इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फेज। ठीक है, जो जिन एम्प्लॉयज़ ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना था, जिन्होंने इफेक्ट होना था उन कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर से, उनको हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फेज में इन्वॉल्व ही नहीं किया। जब हमने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया तो ऑब्वियसली हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, उनकी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके किसी काम का नहीं होगा। और या फिर ये है कि हमने जब ये डेवलप किया है वो बहुत जल्दी से, इतनी जल्दी में डेवलप किया है कि एग्जैक्ट जो उसको टाइम चाहिए था वो हम उसे नहीं दे सके, तो वो इस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा जो जिस तरीके से उसे परफॉर्म करना था। इसके अलावा ये हो सकती है कि डेटा कन्वर्जन और टेस्टिंग उसकी इनफ नहीं की गई, उसमें बहुत से बग्स आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये भी एक वजह बन सकती है कि हमने उसे प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया था जिसकी वजह से उसमें कुछ फेलियर्स आ गए हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जितने भी होते हैं उनकी 25 से 30% उनकी रिड्यूस जो कॉस्ट हो जाती है इन द इन्वेंट्री। ओके तो इन्वेंट्री कास्ट है वो भी 25% रिड्यूस हो जाती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल पे हमने जितना खर्च किया है वो भी 25% कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में एरर्स कम आते हैं, फॉल्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हमें इन्वेंट्री पे भी कम जो है वो खर्च करना पड़ता है, कम कॉस्ट आती है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर है वो बढ़ती जाती है और उसमें ये भी है कि रिस्क आने के चांसेस भी होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ईआरपी को जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो अप किया जाना ज़रूरी होता है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ द चेंज मैनेजमेंट। आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि चेंज को मैनेज कर सके। लेट से अगर बिजनेस प्रोसीजर्स कुछ चेंज हुआ है, हमने उस चेंज को इम्प्लीमेंट किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उस चेंज को उसे अकोमोडेट करना चाहिए। ज़्यादा वर्कलोड अगर सिस्टम में पड़ रहा है तो वो ज़्यादा वर्कलोड में जो चेंज आया उसको भी आपके सिस्टम को बियर करना चाहिए। हाई स्ट्रेस को भी उसे मैनेज करना चाहिए। डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स होते हैं, मिड लेवल मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो क्या करें? फैसिलिटेट कंटिन्यूअल फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ से फीडबैक आ रहा है ड्यूरिंग यूजिंग द सॉफ्टवेयर, होनी चाहिए कि उस यूजेज को, उसका जो भी फीडबैक आ रहा है यूजेज का, वो कंटिन्यूसली जो भी डेवलपर है उसको बताते रहेंगे ड्यूरिंग यूजेज एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम आया है या वो इससे ज़्यादा क्या है बेनिफिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें इसको इस्तेमाल किया जाना बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत इजी है, तो कंटिन्यूसली फीडबैक दिया जाना चाहिए ताकि अगर उसमें कोई चेंज भी आए तो उस चेंज को भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन अगर वो कोई क्वेश्चन कर भी रहा है तो प्रोवाइड ऑनेस्ट आंसर टू देयर क्वेश्चन। अगर एम्प्लॉय जो है वो उससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे चाहिए कि उसे ऑनेस्टली आंसर करे कि अगर वो किसके किसी यूजेज के लिहाज से पूछ रहे हैं कि सिस्टम को यूज़ करने के दौरान ये प्रॉब्लम फेस किया गया तो ये किस वजह से आया है, तो डेवलपर को चाहिए या मैनेजर को चाहिए कि वो उसे एग्जैक्ट ऑनेस्टली आंसर करे कि इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये काम नहीं कर रहा है या इसको कैसे यूज़ किया जाना है बजाय इसके, या फिर अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट डाउन किया करना चाहिए बजाय इसके वो उसे खुद से कहते कि अच्छा इसको ऐसे ये इस वजह से आया कि तुम्हारी तरफ कोई फॉल्ट था, तुमने इसको सही यूज़ नहीं किया वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उसको हेल्प करनी चाहिए कि जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हुआ है, जो भी उसको हर जो यूज़र है, हर जो बिज़नेस में काम करने वाला है एम्प्लॉय, वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए कि इस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर को उन्होंने किस तरीके से यूज़ करना है। तो एंड यूज़र्स की ट्रेनिंग भी एक मेजर फैक्टर है जो कि बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द डेटा क्लीन अप एंड इंटीग्रिटी। आपका डेटा जो है उसको क्लीन अप करना चाहिए। क्लीन अप का क्या मतलब है कि डेटा जो है, जो पहले मैनुअल सिस्टम डील कर रहा था, वो नया डेटा हमने एम्बेड नहीं करना है नया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में, क्योंकि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, टू कमांड ट्रस्ट द डेटा इन द सिस्टम मस्ट बी सफिशिएंटली अवेलेबल एंड एक्यूरेट। जो भी सिस्टम के अंदर डेटा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए हर यूज़र को और हमेशा करेक्ट होना चाहिए है। और सिस्टम को प्रॉपरली
कम्प्लीटली हमें क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, उनका डेटा भी नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, बल्कि नए तरीके से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए नया डेटा जो है वो जनरेट किया जाना चाहिए है। और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो क्या होती है, आपका एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी एरर आ गया, उस एरर को रिमूव करने के लिए नया एक जो है कंपोनेंट इंटीग्रेट किया जाएगा, या कंपोनेंट्स पहले से जिस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई है उसमें चेंजिंग्स वगैरह की जाएंगी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है, तो ये कभी भी एंड नहीं होता। लेट से आपने कोई नया फीचर ऐड करना है तो वो फीचर आप डेवलप करके उसके साथ ऐड कर दोगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने का, नई चीज़ों को लर्न करने का, नई चीज़ों को अपने सिस्टम में ऐड करने का, क्योंकि सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। डिफरेंट ERP वेंडर्स हैं जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को सेल करते हैं, ये उनके नेम्स गिवन हैं।